हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 16 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है डीआरडीओ द्वारा समुद्री जल विलवणीकरण के लिए पॉलीमर झिल्ली का विकास। स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेड पॉलीमेरिक झिल्ली का विकास किया गया है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, तो डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान डीएमएसआरडीई द्वारा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जहाजों में विलवणीकरण संयंत्र के लिए इस झिल्ली का विकास किया गया है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल के जो जहाज है वो समुद्र में लंबे टाइम तक रहते हैं, तो उनको पीने के लिए समुद्र का पानी है, ठीक है, उसी को प्यूरिफाई करना पड़ता है। समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करना पड़ता है, तो उसके लिए डीआरडीओ ने स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेड पॉलीमेरिक झिल्ली का विकास किया है। नेक्स्ट है भारत यूरोपीय संघ द्वारा समुद्री प्लास्टिक कूड़े और अपशिष्ट से हाइड्रोजन के लिए अभिनव अनुसंधान समाधान खोजने के लिए दो प्रमुख अनुसंधान एवं नवाचार पहल प्रारंभ की गई है। किन किन के द्वारा? भारत और यूरोपीय संघ द्वारा। ठीक है, तो भारत और यूरोपीय संघ ने भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी के तहत इन पहलों को प्रारंभ किया है। ठीक है, भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी के तहत इन दोनों पहलों को प्रारंभ किया गया है भारत और यूरोपीय संघ द्वारा। ठीक है, टीटीसी की स्थापना 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने व्यापार और प्रौद्योगिकी पर द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए की थी। ठीक है, तो समुद्री प्लास्टिक कूड़े और अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने के लिए दो ये पहले हैं जिनका भारत और यूरोपीय संघ द्वारा जिनको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और ये भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत इन दोनों पहलों को प्रारंभ किया गया है। 391 करोड़ लगभग 41 मिलियन यूरो के संयुक्त निवेश के साथ पहल समुद्री प्लास्टिक कूड़े और अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन। ठीक है, ये दो पहल हैं, समुद्री से प्लास्टिक कूड़े, समुद्री प्लास्टिक कूड़े और अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन, ये दो पहल हैं। ठीक है, के क्षेत्रों में दो समन्वित प्रयासों पर केंद्रित है, जिसे होराइजन यूरोप ईयू के अनुसंधान और नवाचार रूपरेखा कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा सह वित्त पोषित किया गया है। ठीक, पहली पहल है समुद्री जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों पर समुद्री प्रदर्शन के संचयी प्रभावों की पहल। इसका प्रारंभ 6 मई 2025 से किया गया है और इसका कुल बजट है वो भारत की तरफ से 90 करोड़ रुपए और भारत की तरफ से इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भागीदारी करेगा। ठीक है, तो 90 करोड़ रुपए भारत की तरफ से और यूरोपीय संघ द्वारा 12 मिलियन यूरो इस पहल के लिए दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, इसके संचयी प्रभावों और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दूसरी पहल है बायोजेनिक कचरे से हाइड्रोजन की पहल। ठीक है, जो बायोजेनिक कचरा है उसे हाइड्रोजन बनाने की पहल है। तो ये 15 मई 2025 से प्रारंभ हुई है। इसका कुल बजट भारत की तरफ से 90 करोड़ रुपए और भारत की तरफ से इसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है वो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा। तो 90 करोड़ रुपए भारत ने दिए हैं और यूरोपीय संघ है उसने 10 मिलियन यूरो दिए हैं और इसका उद्देश्य टिकाऊ नवीकरणीय हाइड्रोजन के लिए संयुक्त नवाचार विकसित करना है। इसका लक्ष्य उच्च कार्बन से हाइड्रोजन उपज, कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव है। ठीक है, कम लागत में कम पर्यावरणीय न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ उच्च कार्बन से हाइड्रोजन पैदा करना। ठीक है, हाइड्रोजन बनाना, तो ये इस पहल का उद्देश्य लक्ष्य है, बायोजेनिक कचरे से हाइड्रोजन की पहल। नेक्स्ट है वर्ष 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस में परिवर्तन किया गया है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जनवरी 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस को नया रूप दिया है। इसका उद्देश्य श्रम बाजार संकेतकों की आवृत्ति, दायरा और विश्वसनीयता को बढ़ाना तथा नीति निर्माण के लिए समय पर और विस्तृत रोजगार आंकड़े उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसमें कुछ चेंजमेंट हुए हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसने इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। पीएलएफएस को वर्ष 2017 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये 2017 से पीएलएफएस को 2017 से प्रारंभ किया गया था एनएसओ द्वारा। ठीक है,
देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर श्रम संकेतक जैसे श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर पर का मासिक आधार पर प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, अब इनका प्रकाशन मासिक आधार पर किया जाएगा। ये वर्तमान साप्ताहिक स्थिति पर आधारित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तिमाही अनुमानों का विस्तार। ठीक है, रोजगार बेरोजगारी संकेतकों के अनुमान अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करेंगे। पहले केवल शहरी क्षेत्र के लिए थे। ठीक है, अब जो रोजगार बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए तिमाही आधार पर जारी किए जाएंगे। पहले केवल शहरी क्षेत्र के लिए जारी किए जाते थे। कैलेंडर वर्ष के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, तो कैलेंडर वर्ष का मतलब है जनवरी से दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी से दिसंबर प्रारूप को अब इसमें अपनाया जाएगा। पहले इसमें जुलाई जून प्रारूप को फॉलो किया जाता था। जुलाई से जून के लिए आंकड़े होते थे, अब इसमें जनवरी से दिसंबर के लिए होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी कैलेंडर वर्ष को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ बेहतर संरेखण सुनिश्चित होगा। ठीक है, नमूना आकार में वृद्धि। परिवारों के नमूना आकार में 2.65 गुना की वृद्धि की गई है। ठीक है, जो सैंपल का जो आकार है वो बढ़ा दिया गया है, पहले से 2.65 गुना कर दिया गया है। इससे श्रम बाजार संकेतक अनुमानों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। ठीक है, और बेहतर भौगोलिक प्रतिनिधित्व है। अधिकांश क्षेत्रों के लिए जिले को प्राथमिक भौगोलिक इकाई बनाया गया है, जिससे स्थानीयकृत डेटा संग्रहण में सुधार हुआ। और ग्रामीण स्थिरीकरण गांवों की दूरी पर आधारित है। इसके अंतर्गत जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर के भीतर या 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों कस्बों पर। ठीक है, तो ग्रामीण स्थिरीकरण है उसके लिए दूरी को आधार बनाया गया जिला मुख्यालय से। तो ये इसमें चेंजेस थे। अगला है भार्गवा स्तर। तो भार्गवा स्तर क्या है? ओडिशा के गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में हार्ड किल काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम। तो भार्गवा स्तर है वो हार्ड किल काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। तो इसका सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया है? ओडिशा के गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में। हार्ड किल काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम भार्गवा स्तर। ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एक कम लागत वाली माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, जिसे स्वार्म ड्रोन खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वार्म ड्रोन क्या होते हैं? जो झुंड में जो ड्रोन आते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे ड्रोन को एक साथ क्लब करके और उनको ऑपरेट किया जाता है। तो उसके लिए अलग अलग से उनको डायरेक्ट करना नहीं होता है, केवल एक ही कमांड से वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो वो होते हैं स्वार्म ड्रोन। ठीक है, तो उसके लिए भार्गवा स्तर को विकसित किया गया है स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए। इसको सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL द्वारा विकसित किया गया है। ये 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित छोटे हवाई वाहनों का पता लगाने और निर्देशित सूक्ष्म हथियारों का उपयोग करके उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। 6 किलोमीटर की दूरी से। ठीक है, 6 किलोमीटर पहले से ये ट्रैक कर लेता है और उनको निष्क्रिय कर सकता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेजी से तैनाती करने और 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों पर निशाना साधने की इसकी क्षमता है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर से ये ट्रैक कर सकता है और 2.5 किलोमीटर की दूरी से ये निशाना लगा सकता है। ठीक है, 6 किलोमीटर पहले ट्रैक कर लेता है और 2.5 किलोमीटर की दूरी तक ये निशाना लगा सकता है। एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलें दागने में सक्षम है। एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलें दाग सकता है भार्गवा स्तर। और इसमें द्विस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है। स्तर पहला जो स्तर है उसमें स्वार्म ड्रोन के लिए गैर निर्देशित माइक्रो रॉकेट होते हैं और दूसरे स्तर पर सटीक हमलों के लिए निर्देशित माइक्रो मिसाइलें होती हैं। ठीक है, तो इसमें द्विस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है। इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों 5000 मीटर से ऊपर सहित विविध इलाकों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये प्रणाली विशिष्ट सैन्य परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो कैसा भी इलाका हो, ऊबड़ खाबड़ हो, पहाड़ हो, नदियां हो, कैसा भी इलाका हो, वहां पर इसको तैनात किया जा सकता है। बर्फीला इलाका हो, कैसे भी इलाके में इसको तैनात किया जा सकता है। 5000 मीटर से ऊंचाई तक भी इसको तैनात किया जा सकता है। इसका एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उन्नत C4I कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर और इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ आता है, जो वास्तविक समय की स्थिति के बारे में जानकारी देता है, रियल टाइम जानकारी देता है। तो ये था भार्गवा स्तर। अगला है 38वें कांस में भारत पेविलियन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो 38वां कांस फिल्म फेस्टिवल है वो फ्रांस के कांस में शुरू हो चुका है
और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा इसे स्थापित किया गया। भारत पेविलियन, भारत मंडप को वहां पर स्थापित किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में रॉबर्ट डी नीरो को मानद पाल्मे डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? रॉबर्ट डी नीरो को। ये अमेरिकी अभिनेता है, ठीक है, रॉबर्ट डी नीरो। तो इनको सम्मानित किया गया। हॉलीवुड के अभिनेता हैं रॉबर्ट डी नीरो, तो इनको पाल्मे डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया है। आगे इसमें और भी पुरस्कार मिलेंगे, वो इसके समापन के बाद में हम देखेंगे। नेक्स्ट है तीस्ता प्रहार अभ्यास। तीस्ता प्रहार अभ्यास क्या है? तो ये पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का अभ्यास है। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में, और ये भारतीय सेना का अभ्यास है। इसमें सेना की विभिन्न इकाइयों, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सशस्त्र कोर, पैरा स्पेशल फोर्सेज, सेना विमानन, इंजीनियरिंग और सिग्नल की भागीदारी रही। ये पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया तीस्ता प्रहार अभ्यास। अगला है, लीबिया ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC को न्यायिक अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है। तो किस देश ने ICC को न्यायिक अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है? लीबिया ने। रोम संविधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत 2011 से 2017 तक अपने क्षेत्र में किए गए अपराधों पर जांच करने के लिए, ठीक है, न्यायिक अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है लीबिया ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को। ये जांच चरण है वो 2026 की शुरुआत तक समाप्त होने की उम्मीद है। ये जो जांच की जाएगी ICC द्वारा, तो 2026 की शुरुआत तक समाप्त हो जाएगी। लीबिया की स्थिति को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 2011 में प्रस्ताव 1970 के माध्यम से न्यायालय के समक्ष भेजा गया था, और अब उसके ऊपर लीबिया की सरकार ने न्यायिक अधिकार क्षेत्र ICC को प्रदान कर दिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 17 जुलाई 1998 को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते रोम संविधि के तहत की गई थी। ठीक है, रोम संविधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 17 जुलाई 1998 को, और ये 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुआ। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 17 जुलाई 1998 को, और ये प्रभावी हुआ 1 जुलाई 2002 से। इसका मुख्यालय है वो द हेग, नीदरलैंड्स में है। ये विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, और इसका जो अधिदेश है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना है। और इसमें 4 तरह के मुकदमे जो मामले हैं वो शामिल होते हैं जिन पर एक कार्रवाई कर सकता है। तो पहला है नरसंहार, दूसरा है युद्ध अपराध, तीसरा है मानवता के विरुद्ध अपराध, और चौथा है क्राइम ऑफ अग्रेशन। इन 4 तरह के अपराधों पर ये एक्शन ले सकता है। भारत, अमेरिका और चीन है, उन्होंने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वो इसके पक्षकार नहीं है, ICC के मेंबर नहीं है। अगला है भारत की तटरेखा की लंबाई में परिवर्तन। जो भारत की जो तटरेखा है जो हम पढ़ते हैं कि लगभग 7500 किलोमीटर है। ठीक है, तो उसमें अब परिवर्तन हो गया है। सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा सटीक सैटेलाइट इमेजरी डेटा का उपयोग करके किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी हो गई है? 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। पहले लगभग 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर के लगभग हुआ करती थी, वो अब 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की सहायता से 1:2.5 लाख के पैमाने पर उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए आंकलन पर आधारित है, तथा इसमें 1389 द्वीपों को भी ध्यान में रखा गया है जिन्हें नवीनतम सर्वेक्षण किए जाने से पहले सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये पैमाना लिया गया है 1:2.5 लाख। ठीक है, तो ये इसका पैमाना लिया गया है, और अब भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी हो गई है? 11,098.81 किलोमीटर, और पहले कितनी थी? लगभग 7500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गई है। ये इसमें अलग अलग स्टेट, यूनियन टेरिटरी इनकी दे रखी है, कोस्ट लाइन लेंथ है। गुजरात की सबसे ज़्यादा है 2340.62 किलोमीटर, महाराष्ट्र की 877.97, गोवा की 193.95। ठीक है, और इस तरह से सबसे ज़्यादा है अंडमान एवं निकोबार की। ठीक है, और राज्यों में सबसे ज़्यादा है गुजरात की।
और वैसे टोटल 3083.50 अंडमान एवं निकोबार की है सबसे ज़्यादा, और टोटल हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो किस देश ने शतरंज पर अभी प्रतिबंध लगाया है? अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो तालिबान सरकार ने कहा कि जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये खेल इस्लामी कानून के अनुकूल है या नहीं, तब तक इस खेल पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इस्लामी शरिया कानून में शतरंज को जुआ खेलने का एक साधन माना जाता है, तो इसलिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। और महिलाओं को भी अनिवार्य रूप से किसी भी खेल में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो तालिबानी है वो कट्टरपंथी हैं, तो उन्होंने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है और महिलाओं को किसी भी खेल में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। अगला है याक जीनोमिक्स। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 4 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने भारतीय याक ब्रोस ग्रूनिएसन्स के गुणसूत्र स्तरीय जीनोम को पहली बार सफलतापूर्वक संकलित किया है। भारतीय याक, जिसे अक्सर हिमालय का जहाज भी कहा जाता है, ये उच्च ऊंचाई वाले पशुपालक समुदायों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये है याक। ठीक है, तो इसका पहली बार गुणसूत्र स्तरीय जीनोम संकलन किया है ICAR के 4 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने। याक मांस, दूध, फाइबर, गोवर्धन और सामान परिवहन का स्रोत है। घरेलू याक बोस ग्रूनिएसन्स 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू और कश्मीर में। तो ये जो घरेलू याक है वो इन जगहों पर पाए जाते हैं, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ICAR राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र है, उसकी स्थापना 1989 में दिरांग अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। ये भी इसमें शामिल था। ठीक है, ICAR का राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र भी इसमें शामिल था और इसकी स्थापना 1989 में दिरांग अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट है कोरोमंडल केमिकल्स और सकरनी प्लास्टर के मध्य ग्रीन जिप्सम बनाने के लिए समझौता हुआ है। किन किन के मध्य हुआ है? कोरोमंडल केमिकल्स और सकरनी प्लास्टर के मध्य। कहाँ बनाया जाएगा ये? तो विशाखापट्टनम, विजाग, आंध्र प्रदेश के संयंत्र में इसका उत्पादन किया जाएगा। और फोस्फोजिप्सम पर आधारित हरित निर्माण सामग्री का विनिर्माण और विपणन किया जाएगा। फोस्फोजिप्सम पर आधारित ये ग्रीन जिप्सम, जो फोस्फोजिप्सम है, उस पर आधारित निर्माण सामग्री का विनिर्माण और विपणन किया जाएगा। प्राकृतिक जिप्सम के विपरीत फोस्फोजिप्सम खनन से बचाता है। ठीक है, खनन नहीं करना पड़ता है इसके लिए, और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का समर्थन करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अपशिष्ट से धन, ठीक है, अपशिष्ट से धन, ठीक है, के उद्देश्यों में योगदान देता है। वेस्ट टू वेल्थ, ये भी इससे पूरा होता है। तो ये पर्यावरण के अनुकूल है फोस्फोजिप्सम। तो इसके लिए कोरोमंडल केमिकल्स और सकरनी प्लास्टर के मध्य समझौता हुआ है। नेक्स्ट है निहाल सरीन। तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने सरीन LA UAE संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में ये उप विजेता रहे हैं। ठीक है, तो UAE में जो एशिया चैंपियनशिप हुई है उसमें ये उप विजेता रहे हैं निहाल सरीन, और इन्होंने आगामी FIDE शतरंज विश्व कप के लिए योग्यता हासिल कर ली है। और महिला वर्ग में वंतिका अग्रवाल चौथे स्थान पर रही है। ठीक है, तो भारत की तरफ से वंतिका अग्रवाल है वो चौथे स्थान पर रही है एशियाई चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी है उसमें नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। तो नीरज चोपड़ा है वो टोक्यो 2020 ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड भाला फेंक में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में, ठीक है, ये भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है और 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। आगे देखते हैं सैन्य उपाधियां प्राप्त अन्य खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो 2008 बीजिंग ओलंपिक में देश के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया था। ये निशानेबाजी में थे, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में। ठीक है, पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता थे निशानेबाजी में।
तो अभिनव बिंद्रा को इनको लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया था। और निशानेबाज विजय कुमार को 2012 के जो लंदन ओलंपिक थे उसमें रजत पदक जीतने के बाद मानद कैप्टन का पद दिया गया था। और तीसरे हैं भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भारत की T20 विश्व कप 2007 और एक दिवसीय विश्व कप 2011 जीत में उनके नेतृत्व के लिए 2011 में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई थी। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा के अलावा ये 3 खिलाड़ी हैं जिनको मानद सैन्य उपाधियां प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास।